वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 155 और 155 पेज पर 22 नंबर का शीर्षक है। बराबर, पंक्ति देखिए। अभाव की प्रमा के हेतु प्रमाण का निरूपण और अभाव ज्ञान के भेद पूर्वक न्याय मत में भ्रम प्रत्यक्ष में विषय अनपेक्षा। ठीक, इस शीर्षक में मुख्य 3 बात बतानी है। नंबर 1, अभाव की प्रमा के हेतु प्रमाण का निरूपण। अभाव प्रमा है और अभाव प्रमा का कारण जो प्रमाण जिसका नाम है अनुपलब्धि प्रमाण, उसका निरूपण करना है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा के लिए प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षुरादि इंद्रिया है, और अनुमिति प्रमा के लिए प्रमाण अनुमान प्रमाण है। उपमिति प्रमा के लिए कारण रूप प्रमाण उपमान है। उसी प्रकार शाब्दिक का प्रमाण शब्द है। शाब्दिक प्रमा का कारण प्रमाण कौन है? शब्द है। अर्थापत्ति प्रमा का हेतु कारण प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण है। बराबर, उस प्रकार छठा प्रमाण है अनुपलब्धि, जिससे उत्पन्न होती है अभाव प्रमा। अतः अभाव प्रमा का कारण जो अनुपलब्धि प्रमाण, उसका भी बताना है, उसका निरूपण करना है। एक और दूसरी बात, अभाव ज्ञान के भेद। अभाव ज्ञान, इसमें क्या भेद है, कितने भेद है? तो अभाव ज्ञान के भेद पूर्वक न्याय मत में क्या बताना है? भ्रम प्रत्यक्ष में विषय अनपेक्षा। जब भी भ्रम का प्रत्यक्ष होता है तो वहाँ विषय रहने की जरूरत नहीं है न्याय मत में। बराबर, जैसे व्यवहार में घट का प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान होता है अयम घट, तो यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होता है जब उसका विषय सामने रहता है। घट सामने है तभी ज्ञान होगा, क्या? अयम घट। बराबर, ये तो हो गया प्रमा ज्ञान के बारे में। किंतु भ्रम ज्ञान जब होता है, जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का क्या है? भ्रम है। रज्जु के ऊपर सर्प का भान होता है कि नहीं? सर्प भ्रम है। तो वहां पर ज्ञान होता है अयम सर्प, भ्रम ज्ञान है, क्योंकि उस ज्ञान का बाद हो जाता है। तो अयम सर्प, यह जो भ्रम ज्ञान है, इसका विषय जो सर्प, अयम सर्प, इस ज्ञान का विषय कौन है? सर्प। वो सामने है, ऐसा वेदांतियों का कहना। भले वो अनिर्वचनीय सर्प है, किंतु रहना पड़ता है, विषय के बिना ज्ञान होता नहीं। अतः भ्रांति ज्ञान का विषय भी वहां पर रहता है वेदांत मत के अनुसार। और नैयायिक मत के अनुसार जहां भी भ्रम होता है वहां पर उस भ्रम ज्ञान का जो विषय सर्पादि, वे सामने रहने की जरूरत नहीं, विषय की अपेक्षा नहीं है भ्रम ज्ञान में। लग गया? कैसे, क्या, इसका विस्तार नीचे देखिए। अभाव का स्वरूप निरूपण किया, तामे प्रमाण निरूपण करिए है। बराबर, अभी तक बताया अभाव का स्वरूप बताया। अभाव क्या होता है, क्या स्वरूप बताया था? निषेधमुख प्रतीति का जो विषय है उसको कहते हैं क्या? अभाव। फिर वो अभाव के भेद किए और बताया कोई अभाव अनादि शांत है, कोई सादि अनंत है, कोई अनादि अनंत है, कोई सादि शांत है। इस प्रकार बताया ना, नैयायिक मत के अनुसार सभी बातों का विचार किया। अब अभाव का स्वरूप निरूपण किया, लेकिन उसमें प्रमाण कौन, किस प्रमाण से ज्ञान होता है अभाव का, इसका विचार करना है। अब पंक्ति देखिए। अभाव का स्वरूप निरूपण किया, तामे प्रमाण निरूपण करिए। क्या? अभाव का ज्ञान दो प्रकार का है। एक
भ्रमरूप, दूसरा प्रमारूप। ठीक है ना। अभाव ज्ञान का भेद, वो तो अभाव अलग 5 प्रकार के हुआ, ठीक है, किंतु मोटे तौर पर अभाव ज्ञान का 2 प्रकार का भेद है। अभाव ज्ञान, अभाव 5 प्रकार का है, बराबर है कि नहीं, वो हो चुका है पीछे। अभाव ज्ञान कितने प्रकार का है? 2। जैसे एक ब्रह्मरूप, दूसरा प्रमारूप। एक ब्रह्मरूप है और दूसरा प्रमारूप है। ब्रह्म ज्ञान भी प्रमा की नाई प्रत्यक्ष परोक्ष भेद से 2 प्रकार का है। जैसे प्रमा ज्ञान 2 प्रकार का है, कौन कौन? प्रत्यक्ष, परोक्ष। हाजी, प्रमा ज्ञान कितने प्रकार का है? कौन? प्रत्यक्ष और परोक्ष। उदाहरण, अयम घट, ये प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न हुई, ये प्रत्यक्ष प्रमा है। और पर्वत पर वन्य का अनुमिति ज्ञान हुआ, वह परोक्ष प्रमा है, बराबर है कि नहीं? परोक्ष प्रमा है। 2 भेद हो कि नहीं, वही दे रहे हैं। उस प्रकार जैसे प्रमा ज्ञान में 2 प्रकार है, परोक्ष और प्रत्यक्ष, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान में भी 2 प्रकार है। कौन कौन? परोक्ष और प्रत्यक्ष। पंक्ति देखिए, ब्रह्म ज्ञान भी प्रमा की नाई प्रत्यक्ष परोक्ष भेद से 2 प्रकार का है। लग गया? बोलेंगे उनके उदाहरण बताओ तो समझ में आए, तो दे रहे। घट वाले भूतल में इंद्रिय का संयोग हुए भी किसी प्रकार से घट की उपलब्धि न होवे ता घटाभाव का प्रत्यक्ष भ्रम होवे। बराबर, सामने भूतल है कि नहीं, और भूतल में इंद्रिय का क्या हुआ? संयोग हुए भी, संयोग हो गया, हुए भी किसी प्रकार से घट की उपलब्धि न होवे, किंतु घट की क्या नहीं हो गई? उपलब्धि। उपलब्धि मतलब ज्ञान। देखा इधर उधर उधर उधर, घट नहीं है, तो घट का ज्ञान नहीं हुआ, तो घट की उपलब्धि नहीं हुई। उपलब्धि न हुई मतलब उपलब्धि का अभाव, अर्थात अनुपलब्धि। ये हो गया प्रमाण। फिर उससे निश्चय होता है घट नहीं है, ये हुआ अभाव ज्ञान। ठीक है, पंक्ति देखिए। और भूतल कैसा है? लेकिन घट वाला है, सामने भूतल में और क्या रखा है? घट रखा है, किंतु किसी कारण घट का ज्ञान नहीं हुआ, उपलब्धि नहीं हुई, तब निश्चय हुआ अभाव है करके। अभाव का ज्ञान तो हुआ, किंतु यह अभाव ज्ञान भ्रमरूप है कि यथार्थ है? भ्रमरूप है। भ्रमरूप क्यों है? घट वाले भूतल में घटाभाव का ज्ञान हुआ, इसलिए क्या है? भ्रम। सचमुच घट नहीं रहता भूतल पर, तब घट अभाव का ज्ञान होता, तब तो वह ज्ञान प्रमा है, किंतु घट रखा है और ज्ञान नहीं हुआ। कैसे ज्ञान नहीं हुआ भाई? कोई कारण हो सकता है उसकी वृत्ति उस समय अन्य कहीं पर अड़क गई होगी, व्यग्र होगी, या रात आंधळ होगा, रात में दिखाई न देता हो, या और कोई कारण हो सकता है कि नहीं? बहुत बार ऐसा होता है ना, कमरे में वस्तु पड़ी रहती है, ढूंढता भी है आदमी, किंतु उसका क्या नहीं होता है? ज्ञान नहीं होता है, उपलब्धि नहीं होती है, अभाव का निश्चय हो जाता है कि नहीं? और कुछ कुछ व्यक्तियों के बारे में तो बहुत होता है। कुछ व्यक्ति दुनिया में ऐसे भी है, समझ लीजिए 2 सामने पास पास में वस्तु रखी है, ये सब पास पास में है, और उनको कह दिया अरे भाई वो वस्तु एक ले आओ, तो उसको वही वस्तु दिखती है, उसकी बगल वाली वस्तु दिखती नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं। लग गया कि नहीं? तात्पर्य क्या? पंक्ति देखिए, घट वाले भूतल में, मेरा पंक्ति भूतल कैसा है? घट वाला। तो घट वाले भूतल में और इंद्रिय का क्या हुआ? संयोग भी हुआ। रास्ते में हम लोग कभी कभी जाते हैं गांव में, बराबर, फिर आगे जाने के बाद कोई व्यक्ति पूछता है अरे तुम इस रास्ते से आए हो? हाँ हाँ जी। अच्छा वो देवदत्त के घर बीच में लगता है, मालूम है? हाँ मालूम है। वहाँ था क्या घर में कोई? घर खुला था या बंद था? अरे यार उधर ध्यान नहीं दिया। गया, आया वहां से, देखा भी, उड़ती गई, मतलब किंतु ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा होता है। चलिए
तो घट वाले भूतल में इंद्रिय का संयोग हुए भी किसी प्रकार से किसी कारण से घट की उपलब्धि न होवे ता घटाभाव का प्रत्यक्ष भ्रम होवे। लग गया जी। परंतु विषय बिना प्रत्यक्ष ज्ञान होवे नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान तब होता है जब विषय रहता है। तो विषय बिना प्रत्यक्ष ज्ञान होवे नहीं। अन्यथा ख्यातिवादी के मत में तो भ्रम प्रत्यक्ष में विषय की अपेक्षा नहीं, किंतु अन्यथा ख्याति वाले नहीं है लोग, उनके मत में तो जहाँ भ्रम का प्रत्यक्ष होता है, भ्रम प्रत्यक्ष होता है, वहां पर विषय की अपेक्षा नहीं। भ्रम प्रत्यक्ष में विषय की अपेक्षा नहीं। लग गया। किंतु अन्य पदार्थ का अन्य रूप के ज्ञान को अन्यथा ख्याति कहे है। लग गया। क्या अन्य पदार्थ का अन्य रूप के ज्ञान, इसको क्या कहते हैं? अन्यथा ख्याति। उदाहरण है सामने रज्जु, ज्ञान हो गया सर्प रूप से। अन्य पदार्थ का, रज्जु पदार्थ का अन्य रूप ते सर्प रूप ते ज्ञान को अन्यथा ख्याति कहे। याते जा पदार्थ का अन्य रूप ते ज्ञान होवे तिसकी तो अपेक्षा है। बराबर। जा पदार्थ का, रज्जु पदार्थ का अन्य रूप ते ज्ञान होवे, सर्प रूप ते ज्ञान होवे, तिसकी रज्जु की तो अपेक्षा है। रज्जु की अपेक्षा है, सर्प की अपेक्षा नहीं। लग गया जी। हाँ। या तो जहाँ पदार्थ का अन्य रूप ते ज्ञान होवे तिसकी तो अपेक्षा है। जैसे उदाहरण दे रहे, रज्जु का सर्पत्व रूप ते ज्ञान होवे, है सामने रज्जु, ज्ञान हो गया सर्प करके, वहाँ सर्प की जरूरत नहीं है किंतु रज्जु की जरूरत है, क्योंकि अन्य पदार्थ का अन्य रूप के से ज्ञान होने के लिए वो अन्य पदार्थ रज्जु पदार्थ वह आवश्यक है। जैसे रज्जु का सर्पत्व रूप से ज्ञान होवे है, तामे रज्जु की अपेक्षा है। लग गया। तथापि जिस विषय का ज्ञान में आकार प्रतीत होवे इसकी अपेक्षा अन्यथा ख्यातिवादी के मत में नहीं। लग गया पंक्ति। देखो पुनः। तथापि जिस विषय का सर्प विषय का ज्ञान में आकार प्रतीत होवे, ज्ञान में आकार प्रतीत किसका हो रहा है? सर्प का। उस सर्प की अपेक्षा नहीं है, रज्जु की अपेक्षा है। लग गया। हाँ। तथापि जिस विषय का ज्ञान में आकार प्रतीत होवे इसकी अपेक्षा है, इसकी अपेक्षा अन्यथा आदि के मत में। अच्छा क्या है इनका है? हाँ बराबर है। तथापि जिस विषय का सर्प विषय का ज्ञान में आकार प्रतीत होवे, अयम सर्प, इस ज्ञान में आकार प्रतीत हो रहा है किसका? सर्प होवे, तिसकी सर्प की अपेक्षा अन्यथा ख्यातिवादी के मत में फिर अपेक्षा किसकी है? रज्जु की है, सर्प की। जैसे उदाहरण, सर्प का आकार भ्रम में भाष्य दिया। भ्रम क्या है? ठीक है। सर्प का आकार क्या है? भ्रम का आकार क्या है? अयम सर्प। बराबर है कि नहीं? अयम सर्प, इस भ्रम ज्ञान में किस वस्तु का आकार प्रतीत हो रहा है? सर्प का। उसकी जरूरत नहीं है, किंतु वह सर्प आकार जिसमें प्रतीत हो रहा है रज्जु में, उसकी तो अपेक्षा है। जैसे सर्प का आकार भ्रम में भाष्य है। लग गया ना? ताकि अपेक्षा लग गया। इतना कुल मिलाकर क्या चिंतन निकला? क्या? अभाव प्रमा के लिए कारण प्रमाण, उपलब्धि का अभाव, अनुपलब्धि, ये प्रमाण है, और उससे होता है अभाव प्रमाण। इतनी बात लगी। और भ्रम ज्ञान जब होता है तब नैयायिक मत में, अन्यथा ख्यातिवादी के मत में विषय की अपेक्षा नहीं। लग गया? ये बात हो गया। आगे चलिए फिर। और अभाव ज्ञान दो प्रकार का, एक नहीं
प्रत्यक्ष परोक्ष भेद से अभाव ज्ञान दो प्रकार का हुआ कि नहीं? ब्रह्म ज्ञान भी दो प्रकार का है। जैसे प्रमा ज्ञान दो प्रकार का है, उस प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी कितना है? दो प्रकार का, प्रत्यक्ष ब्रह्म, परोक्ष ब्रह्म। चलिए आगे। अब आगे सिद्धांत में परोक्ष ब्रह्म में विषय की अनपेक्षा और अपरोक्ष ब्रह्म में अपेक्षा। सिद्धांत मत में मतलब वेदांत मत में। फिर वेदांत मत में ब्रह्म ज्ञान जब होता है तब विषय की अपेक्षा है या नहीं? यह प्रश्न है। तब उत्तर क्या? विषय की अपेक्षा है भी, विषय की अपेक्षा नहीं भी। बोलेंगे ये कैसे? तो दो प्रकार का भ्रम है ना। तो परोक्ष यदि भ्रम है तो वहां पर विषय की अपेक्षा नहीं, और यदि भ्रम अपरोक्ष है तो वहां पर विषय की अपेक्षा है। अब समझ में आया? नहीं है कि यहां किसी भी प्रकार का भ्रम ज्ञान हो, प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, विषय की जरूरत नहीं। वेदांत के यहां यदि ब्रह्म ज्ञान परोक्ष है तो विषय की अपेक्षा नहीं, और वह ब्रह्म ज्ञान यदि प्रत्यक्ष है तब तो विषय की अपेक्षा है। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए आप नीचे। तथापि सिद्धांत में अनिर्वचनीय ख्याति है। वेदांत मत में कौन सी ख्याति मानी गई है? अनिर्वचनीय। जहां प्रत्यक्ष ब्रह्म होवे ता ब्रह्म ज्ञान की नाई अनिर्वचनीय विषय की भी उत्पत्ति होवे है। बराबर? जहां प्रत्यक्ष ब्रह्म होता है, ब्रह्म प्रत्यक्ष ब्रह्म होवे ता ब्रह्म ज्ञान की नहीं, मतलब ब्रह्म ज्ञान जैसा अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, उस प्रकार उस ब्रह्म ज्ञान का जो विषय वह भी अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, जैसे अयम सर्प, ये ब्रह्म ज्ञान अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है कि नहीं? उसी प्रकार उस अयम सर्प, इस ब्रह्म ज्ञान का विषय जो सर्प, वह भी रज्जु पर अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है। अतः विषय की अपेक्षा है। जहाँ प्रत्यक्ष ब्रह्म होवे ता ब्रह्म ज्ञान की नाही अनिर्वचनीय विषय की भी उत्पत्ति होवे। याते इसलिए व्यवहारिक घट वाले भूतल में प्रातिभाषिक घटाभाव अनिर्वचनीय उपजे है। बराबर? व्यवहारिक घट वाले भूतल में, भूतल पर घट रखा है व्यवहार काला, किंतु घट का ज्ञान नहीं हुआ किसी कारण से, अभाव निश्चय हुआ, किंतु वो भ्रम है, किंतु वो प्रत्यक्ष भ्रम है। अतः वहां पर प्रातिभाषिक अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न होता है। वेदांतियों की यहाँ नहीं है कि यहाँ वैसा नहीं है, क्योंकि उनको अभाव ज्ञान में विषय की अपेक्षा नहीं। चलिए, यदि व्यवहारिक घट वाले भूतल में प्रातिभाषिक घटाभाव अनिर्वचनीय उपजे, लग गया। व्यवहारिक घट का व्यवहारिक घटाभाव से विरोध है। कोई कहेगा भाई भूतल पर घट भी रखा है और वहां पर घटाभाव भी उत्पन्न होता है, ये कैसे? तो उत्तर क्या? घट है वो व्यवहारिक है और घटाभाव अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ। एक व्यवहारिक है, एक कल्पित है अनिर्वचनीय, दोनों का विरोध नहीं है। घट के साथ विरोध है किसका? व्यवहारिक घटाभाव का, क्योंकि घट व्यवहारिक है। व्यवहारिक घट के साथ व्यवहारिक घट के अभाव का विरोध है, किंतु व्यवहारिक घट के साथ प्रातिभाषिक घटाभाव का विरोध नहीं। लग गया? व्यवहारिक घट का व्यवहारिक घटाभाव से विरोध है, प्रातिभाषिक घटाभाव से, प्रातिभाषिक घटाभाव के साथ, कल्पित घटाभाव के साथ व्यवहारिक घट का विरोध नहीं। याते व्यवहारिक घट वाले भूतल में, भूतल पर घट है, व्यवहारिक घट है, व्यवहार का घट वहां पर रखा है। याते व्यवहारिक घट वाले भूतल में अनिर्वचनीय घटाभाव और ताका अनिर्वचनीय ज्ञान दोनों उपजे। अनिर्वचनीय घटाभाव और अनिर्वचनीय उसका ज्ञान दोनों उत्पन्न होते हैं, और ताका अनिर्वचनीय ज्ञान दोनों उपजे। लग गया? तहा घटाभाव का प्रत्यक्ष भ्रम कहिए। ऐसी स्थिति में वो घटाभाव का भ्रम है, किंतु कैसा है? प्रत्यक्ष भ्रम है। ता घटाभाव का प्रत्यक्ष भ्रम कहिए। लग गया?
बोलेंगे प्रत्यक्ष भ्रम और परोक्ष भ्रम इसमें क्या अंतर है? तब कह रहे आगे, जहां अंधकु विप्रलंबक वचनते, घट वाले भूतल में घटाभाव का ज्ञान होवे सो अभाव का परोक्ष भ्रम है। भूतल पर घट रखा है, बराबर है, और देखने वाला व्यक्ति अंध है, बेचारा खोज रहा है, नहीं मिला, है ही नहीं। फिर किसी व्यक्ति ने बता दिया उसको, जिसको आंख है, क्या बताया? घट नहीं है, यहाँ है तो है, घट तो है, किंतु नहीं बता दिया। और नहीं बताने के बाद उस अंधे व्यक्ति को निश्चय हुआ यहाँ घटाभाव है। तो यह घटाभाव है, यह जो उसका ज्ञान हुआ, उसको ज्ञान हुआ, वह ज्ञान क्या है? भ्रम रूप ही है, भ्रम रूप है, क्योंकि घट होते हुए भी ज्ञान क्या हुआ? घटाभाव का ज्ञान हुआ, भ्रम रूप ज्ञान है, किंतु वह भ्रम कैसा है? परोक्ष भ्रम है, बराबर है। जहां अंध को विप्रलंबक वचनते, विप्रलंबक मतलब ठगाने वाला, हंसविनारा, है कि नहीं? विप्रलंबक वचनते, घट वाले भूतल में घटाभाव का ज्ञान होवे सो अभाव परोक्ष भ्रम है। लग गया जी? जहां विषय का प्रत्यक्ष हो सकता है किंतु हो नहीं रहा है कि नहीं, किंतु वो भ्रम ज्ञान है, तो वो कैसा हुआ? प्रत्यक्ष भ्रम, है कि नहीं। और अंधे व्यक्ति को चक्षु के द्वारा ज्ञान घट का हो ही नहीं सकता, किसी ने कह दिया, इसलिए उसका जो भ्रम है वो कैसा है? परोक्ष भ्रम है। बात समझ में? चलिए, परोक्ष ज्ञान में विषय की अपेक्षा नहीं। लग गया? जहां परोक्ष भ्रम है, परोक्ष ज्ञान है, वहां क्या नहीं? विषय की अपेक्षा नहीं। परोक्ष ज्ञान में चाहे वो भ्रम हो चाहे प्रभाव, परोक्ष ज्ञान जहां रहता है वह जरूरत नहीं कि विषय होना ही चाहिए, विषय के बिना भी होता है क्या? परोक्ष ज्ञान। उदाहरण, परोक्ष ज्ञान में विषय की अपेक्षा नहीं, काहे थे अतीत का और अनागत का भी परोक्ष ज्ञान हो गए। अतीत भूतकाल, अनागत भविष्य काल, ठीक है ना। अब यहां बैठे बैठे ज्ञान हो गया अतीत का, क्या ज्ञान हो गया? अतीत का ज्ञान क्या हुआ? बताओ, भूतकालीन ज्ञान। हाँ, जैसे उदाहरण लीजिए, इस देश के क्या बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारक हो चुके हैं, जैसे उदाहरण चंद्रशेखर आजाद, सावरकर, अब उनका याद ज्ञान हो रहा है कि नहीं? किंतु अभी वो है क्या? वो तो मर गए ना, है नहीं, तो विषय नहीं है तो भी ज्ञान हुआ। ये ज्ञान कैसा है? परोक्ष भ्रम है, परोक्ष ज्ञान है, भ्रम नहीं, परोक्ष ज्ञान है। देखा नहीं ना हम लोगों ने उसको, उनको ज्ञान हो रहा है इतिहास पढ़ पढ़कर, परोक्ष ज्ञान है। स्मृति भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उनको हमने देखा होता, अनुभव किया होता और बाद में उनका स्मरण होता तब वो स्मृति होता। स्मृति भी नहीं है, परोक्ष ज्ञान है, ठीक है। अर्थात परोक्ष ज्ञान के लिए विषय की अपेक्षा नहीं। अब समझ लीजिए, भविष्य काल का ज्ञान हो रहा है, क्या 10 साल के बाद ऐसा ऐसा होने वाला है, हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ, विषय नहीं है तो भी ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान भी कैसा है? परोक्ष है। काहे ते अतीत का और अनागत का भी परोक्ष ज्ञान होवे। लग गया? या ते अभाव का जहाँ परोक्ष भ्रम होवे ता प्रातिभाषिक अभाव की उत्पत्ति होवे नहीं। अभाव का जहाँ क्या होता है? परोक्ष भ्रम उत्पन्न होता है, वहां पर प्रातिभाषिक अभाव की उत्पत्ति होवे नहीं। किनके मत में? नैयायिक मत में, और वेदांत मत में तो अनिर्वचनीय विषय उत्पन्न होता है। पंक्ति देखिए, याते, अच्छा परोक्ष भ्रम के बारे में चल रहा है ना, तो वेदांत मत में भी जहां परोक्ष भ्रम है वहां विषय की जरूरत नहीं है, बराबर है कि नहीं? नैयायिक मत में तो भ्रम हो चाहे प्रभाव हो, भ्रम ज्ञान कैसा हो? प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, भ्रम ज्ञान, उसमें विषय की जरूरत नहीं। और वेदांत मत में यदि परोक्ष भ्रम है तो विषय की जरूरत नहीं, किंतु प्रत्यक्ष भ्रम है तो विषय की जरूरत है। अब समझ में आया? चलिए, या त्या अभाव का जहाँ परोक्ष भ्रम होवे तहा प्रातिभाषिक अभाव की उत्पत्ति होवे नहीं।
केवल अभावाकार वृत्ति रूप ज्ञान की ही उत्पत्ति हो गए। केवल अभावाकार क्या हो जाती है? वृत्ति अर्थात ज्ञान, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, विषय की। केवल अभावाकार, अभाव के आकार वृत्ति रूप ज्ञान की ही उत्पत्ति हो गए है। लग गया इतना? आगे चलिए। सिद्धांत में अभाव भ्रम आदि स्थान में अन्यथा ख्याति का अंगीकार, ठीक है ना। वेदांत मत में जहाँ अभाव का क्या है? भ्रम है। अभाव भ्रम आदि स्थान में क्या मानते हैं? अन्यथा ख्याति का अंगीकार मानेंगे, आगे जाकर उसका खंडन भी करेंगे, ठीक है ना। तो मान सकते हैं। पंक्ति देखिए, अथवा परोक्ष भ्रम की नाई, जहाँ अभाव का प्रत्यक्ष भ्रम होवे, बराबर परोक्ष भ्रम जैसा होता है उस प्रकार जब अभाव का प्रत्यक्ष भ्रम होता है, वहां पर विषय मान लिया ना। ऊपर की हेडिंग में क्या माना कि जहां भ्रम तो हुआ है लेकिन वो भ्रम कैसा है? प्रत्यक्ष है, वहां तो विषय की अपेक्षा है, बता दिया है कि परोक्ष भ्रम में विषय की अपेक्षा नहीं, किंतु प्रत्यक्ष भ्रम में विषय की अपेक्षा है, ये बताया ऊपर। अब अथवा करके दूसरी रीति से बता रहे हैं क्या कि जहां पर प्रत्यक्ष भ्रम होता है वहां पर भी विषय की अपेक्षा नहीं, किंतु अन्यथा ख्याति मानना पड़ता है, ठीक है। पंक्ति देखिए, अथवा परोक्ष भ्रम की नाई, जहां अभाव का प्रत्यक्ष भ्रम होवे तहा भी प्रातिभाषिक अभाव की उत्पत्ति होवे नहीं। साफ साफ लिखा है कि नहीं? प्रत्यक्ष भ्रम में भी क्या प्रातिभाषिक अभाव की उत्पत्ति होवे नहीं, ऊपर मानिए। अब कह रहे कि उत्पत्ति होवे नहीं, अथवा करके बता रहे ना विकल्प, होवे नहीं, किंतु फिर क्या करना पड़ता है? अभाव का भ्रम अन्यथा ख्याति रूप है, ऐसा मानना पड़ता है कि नहीं? प्रत्यक्ष भ्रम हुआ है किंतु अभाव का भ्रम कैसा है? अन्यथा ख्याति रूप है। अन्यथा ख्याति रूप मानते तो अनिर्वचनीय विषय उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है, ये बात। किंतु अभाव का भ्रम अन्यथा ख्याति रूप है। काहे थे भाई? कैसे जरा समझाओ। तो घटा रहे, जैसे काहे थे? रज्जु आदिगण में सर्पादि भ्रम को अन्यथा ख्याति रूप माने तो यह दोष है, बराबर। क्या रज्जु आदिगण में सामने कौन है? रज्जु, उसमें ज्ञान हुआ किसका? सर्प का। तो रज्जु आदिगण में सर्पादि भ्रम को अन्यथा ख्याति रूप माने तो यह दोष है। क्या दोष आता है? तब बता रहे हैं, रज्जु में सर्पत्व धर्म की प्रतीति को अन्यथा ख्याति कहे है, सो संभव है नहीं, बराबर। पहले अन्यथा ख्याति मानने पर दोष क्या आता है वो बताएंगे, फिर बाद में दोष का निराकरण करके बताएंगे कि अन्यथा ख्याति कैसे मान सकते हैं, ठीक है। एक एक बात देखिए, रज्जु में सर्पत्व धर्म की प्रतीति को अन्यथा ख्याति कहे तो कहे है, सो संभव है नहीं, है कि नहीं? रज्जु सर्प के दृष्टांत में है तो प्रत्यक्ष भ्रम और विषय की उत्पत्ति यदि मान्य नहीं है तो अन्यथा ख्याति मानना पड़ती है, किंतु अन्यथा ख्याति मानने पर दोष क्या आ सकता है वो पहले बता रहे हैं। और रज्जु पर सर्प का भ्रम हो रहा है तो अन्यथा ख्याति रूप मानना मतलब क्या? सामने है रज्जु, किंतु रज्जु ही सर्प रूप से प्रतीत होना, इसको कहते हैं क्या? अन्यथा ख्याति। रज्जु में सर्पत्व धर्म की प्रतीति को, है कि नहीं? रज्जु में प्रतीत हो रहा है कौन? सर्पत्व धर्म की प्रतीति को अन्यथा ख्याति कहे सो संभव है नहीं। काहे थी? इंद्रिय का संबंध रज्जु से और रज्जुत्व से है। इंद्रिय का संबंध किसके साथ है? रज्जु के साथ है और रज्जुत्व के साथ है। रज्जुत्व से, सर्पत्व से इंद्रिय का संबंध नहीं, और विषय ते संबंध बिना इंद्रिय जन्य ज्ञान हो गया नहीं, ये नियम है। विषयों के साथ इंद्रिय का क्या चाहिए? संबंध चाहिए, तब इंद्रिय जन्य क्या होता है? ज्ञान। चक्षु का घट के साथ या किसी चीज के साथ संबंध ही नहीं हुआ तो ज्ञान होगा क्या? नहीं। और विषय के मतलब विषय के साथ संबंध बिना इंद्रिय जन्य ज्ञान होवे या ते रज्जु का सर्पत्व धर्म से
प्रतीति रूप अन्यथा ख्याति संभवे नहीं। लग गया जी। याते इसलिए रज्जु का सर्पत्व धर्म से प्रतीति, रज्जु का सर्पत्व रूप से प्रतीति रूप जो अन्यथा ख्याति वो वहां पर संभव है। क्यों? सर्पत्व के साथ किसी तरह से नेत्र का संबंध है नहीं। नेत्र का संबंध किसके साथ है? रज्जु के साथ है और रज्जुत्व के साथ है, सर्पत्व के साथ नहीं, क्योंकि सर्पत्व वह है नहीं। लग गया। इस रीति से प्रत्यक्ष भ्रम स्थल में अन्यथा ख्याति का निषेध करके बराबर अनिर्वचनीय ख्याति मानी है। बराबर इस रीति से प्रत्यक्ष भ्रम स्थल में जहाँ प्रत्यक्ष भ्रम है वहां पर अन्यथा ख्याति का क्या कर दिया है? निषेध वेदांतियों ने कि अन्यथा ख्याति नहीं मान सकते। जैसे रज्जु पर सर्प का भ्रम अन्यथा ख्याति नहीं मान सकते क्योंकि वह भ्रम प्रत्यक्ष है, ऐसा बताया। फिर सर्प कैसा ज्ञान हुआ? अनिर्वचनीय सर्प वहां उत्पन्न होता है, ऐसा कहना है। ठीक, पंक्ति देखिए। इस रीति से प्रत्यक्ष भ्रम स्थल में अन्यथा ख्याति का निषेध करके अनिर्वचनीय ख्याति मानी है। लग गया। अर्थात की रीति पूर्व कही है कैसा अनिर्वचनीय पदार्थ उत्पन्न होता है करके। ठीक, परंतु जहां अधिष्ठान और आरोप्य दोनों इंद्रिय संबंधी हो गए, इंद्रिय का संबंध दोनों के साथ है। किन दोनों के साथ? अधिष्ठान के साथ और आरोपित पदार्थ के साथ, तब तो मानी जाती है क्या? अन्यथा ख्याति, क्योंकि वहां पर दोनों के साथ संबंध है। फर्क इतना ही हुआ कि जहां जिसका ज्ञान होना चाहिए था वहां न होकर दूसरे में दूसरे का ज्ञान हुआ, इसी का नाम है क्या? अन्यथा ख्याति। जैसे स्फटिक और रक्तता दोनों सामने हैं, लाल फूल भी रखा है, उसके ऊपर स्फटिक रखा है, दोनों के साथ नेत्र का संबंध है। अतः रक्तता का ज्ञान फूल में ही होना चाहिए था, स्फटिक में हो रहा है। अन्य जगह की रक्तता लालपना अन्य जगह दिखाई दे रहा है स्फटिक में, अतः वो क्या हो गई? अन्यथा ख्याति। ठीक, पंक्ति देखिए। परंतु जहां अधिष्ठान और आरोप्य दोनों इंद्रिय संबंधी होवे ता उक्त दोष संभवे नहीं। ऊपर जो दोष दिया ना अन्यथा ख्याति मानने में, वो दोष आता नहीं है। कहां पर? जहां पर अधिष्ठान और आरोप्य दोनों के साथ इंद्रिय का संबंध रहता है। परंतु जहां अधिष्ठान और आरोप्य दोनों इंद्रिय संबंधी होवे तहा उक्त दोष संभवे नहीं। याते इसलिए सिद्धांत ग्रंथ में, वेदांत के ग्रंथों में भी तहा अन्यथा ख्याति लिखी है। कहा? जहां पर अधिष्ठान और आरोप्य दोनों के साथ इंद्रिय का संबंध है। उदाहरण दे रहे, जैसे पुष्प के ऊपर ही धरे स्फटिक में, सामने पुष्प फूल, उसके ऊपर रख दिया क्या? स्फटिक। पुष्प के ऊपर धरे स्फटिक में रक्तता का, लालपना का प्रत्यक्ष भ्रम होवे है। बराबर। ता पुष्प की रक्तता से भी नेत्र का संयुक्त समवाय अथवा संयुक्त तादात्म्य संबंध है। फूल की जो रक्तता, उस रक्तता के साथ नेत्र का क्या है? संबंध है। कौन सा संबंध है? नैयायिक की भाषा में संयुक्त समवाय, वेदांतियों की भाषा में संयुक्त तादात्म्य। चक्षु संयुक्त हुआ पुष्प, उसमें समवाय संबंध से रक्तता है। या चक्षु से संबंध हुआ कौन? पुष्प, उसमें तादात्म्य संबंध से कौन? रक्तता। पुष्प की रक्तता से भी नेत्र का संयुक्त समवाय अथवा संयुक्त तादात्म्य संबंध है। लग गया। और स्फटिक से नेत्र का संयोग संबंध है। स्फटिक के साथ नेत्र का क्या है? संयोग संबंध है। तहा रक्तता आरोप्य है। रक्तता कैसी है? आरोप्य, आरोप का विषय। लग गया ना? आरोपित है। और स्फटिक अधिष्ठान है कि नहीं? अधिष्ठान कौन है? स्फटिक। उसमें भाषित हो रही है कौन? रक्तता। जो जहां नहीं है वहां भाषित हो रही है, इसका मतलब आरोपित है वो कौन? रक्तता। ता पुष्प की व्यावहारिक रक्तता स्फटिक में प्रतीत हो गए है। व्यावहारिक रक्तता भी वहां पर पड़ी हुई है पुष्प में, वो प्रतीत हो रही है किसमें? स्फटिक में। ता पुष्प की व्यावहारिक रक्तता स्फटिक में प्रतीत हो गए। स्फटिक में अनिर्वचनीय रक्तता की उत्पत्ति होवे, वहां स्फटिक में अनिर्वचनीय रक्तता उत्पन्न होती है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं। स्फटिक में अनिर्वचनीय रक्तता की उत्पत्ति होवे नहीं। काहे थे? जो मतलब यदि रक्तता से सर्पत्व की नाई नेत्र का संबंध नहीं होता, बराबर, जैसे सर्पत्व के साथ नेत्र का संबंध था क्या? नहीं।
उस प्रकार रक्तता के साथ भी यदि नेत्र का संबंध नहीं होता, ठीक है ना, तब देखिए जो रक्तता से सर्पत्व की नाई नेत्र का संबंध नहीं होता तो विषयते संबंध बिना इंद्रिय जन्य ज्ञान होवे नहीं। विषय के साथ संबंध नहीं है तो इंद्रिय जन्य ज्ञान होता नहीं, यह दोष आता, यह दोष होता, बराबर है। किंतु यहां पर विषय के साथ रक्तता के साथ नेत्र का संबंध है, लग गया ना। हाँ, अतः इंद्रिय जन्य ज्ञान हो रहा है यहां पर, बराबर है। तो विषय संबंध बिना इंद्रिय जन्य ज्ञान होवे नहीं, यह दोष होता। नेत्र से रक्तता का संबंध होने थे, रक्तता का साथ संबंध है किसका? नेत्र का। नेत्र से रक्तता का संबंध होने थे उक्त दोष संभवे नहीं। कौन सा दोष? नेत्र का विषय के साथ संबंध बिना ज्ञान होता नहीं, यह दोष संभवे नहीं। नेत्र से रक्तता का संबंध होने ते उक्त दोष संभवे नहीं, याते आरोप्य के सन्निधान स्थल में अन्यथा ख्याति ही संभव है। इसलिए जहां पर इंद्रियों का आरोपित पदार्थ के साथ संबंध होता है वहां पर अन्यथा ख्याति मानने में कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा ख्याति संभव है। लग गया पंक्ति, चलिए आगे। तैसे घट वाले भूतल में घटाभाव भ्रम होवे, है कि नहीं? मूल मुद्दे पर आ रहे हैं अभी। सामने भूतल है, वो कैसा है? घट वाला है। तो घट वाले भूतल में घटाभाव भ्रम होवे, बराबर। ता आरोप्य अधिष्ठान का सन्निधान होने ते आरोप्य से भी अधिष्ठान की नाई इंद्रिय का संबंध है, क्योंकि दोनों वस्तु वहां है कि नहीं? कौन कौन है? घट वाले भूतल में घटाभाव का क्या हुआ? भ्रम हुआ। वहां पर अधिष्ठान भूतल घट आदि आरोपित घटाभाव, लेकिन है क्या वहां घटाभाव? नहीं है ना। फिर कैसा नेत्र का संबंध है घटाभाव के साथ? है, क्योंकि वहां पर घटाभाव भी है। बोलेंगे है कहाँ है? ध्यान दीजिए, भूतल पर घट है। घट कहाँ है? भूतल पर, बराबर है। और ज्ञान हो रहा है घटाभाव का, बराबर है। आरोपित घटाभाव, उसके साथ नेत्र का संबंध है, कैसे ये समझना है। भूतल पर कौन रखा है? घट। वह घट भूतलत्व पर है क्या? घट भूतल पर है या भूतलत्व पर है? भूतल पर है। और भूतलत्व में घट का अभाव है, तो घट का अभाव बगल में पड़ा हुआ है, घट भूतलत्व में, बराबर। नेत्र का संबंध घट के साथ है, बराबर। नेत्र का संबंध घटाभाव के साथ भी है, क्योंकि भूतलत्व में क्या है? घटाभाव। इतना ही हुआ, किसी दोष के कारण घटाभाव भूतलत्व में न समझकर समझा हमने भूतल पर, अन्य का अन्य जगह, अन्यथा ख्याति। लग गया पंक्ति। चलिए, तैसे घट वाले भूतल में घटाभाव भ्रम होवे, तहा आरोप्य अधिष्ठान का सन्निधान होने थे। आरोप्य अधिष्ठान दोनों का क्या है? सानिध्य है। सन्निधान होने थे आरोप्य से भी, घटाभाव के साथ भी अधिष्ठान की नाई इंद्रिय का संबंध है। काहे थे? कैसे? अधिष्ठान भूतल है। अधिष्ठान कौन है? भूतल। क्योंकि भूतल पर घटाभाव मालूम पड़ रहा है ना, तो अधिष्ठान कौन हुआ? भूतल। अधिष्ठान भूतल है और आरोप्य घटाभाव। घटाभाव भूतल में तो नहीं, भूतल पर नहीं है। कौन? घटाभाव, क्योंकि भूतल में घट ही पड़ा है। भूतल पर कौन है? घट। घटाभाव नहीं। तो भी देखिए, अधिष्ठान भूतल है और आरोप्य घटाभाव भूतल में तो नहीं, परंतु भूतल वृत्ति भूतलत्व में घटाभाव है। भूतल वृत्ति, भूतल पर रहने वाला धर्म जो भूतलत्व, उसमें है कौन? घटाभाव। भूतलत्व में घटाभाव है। और भूतल वृत्ति जो रूप स्पर्श आदि गुण, और भूतल में रहने वाले कौन? रूप स्पर्श वगैरह गुण, उसमें भी है कौन? घटाभाव। क्योंकि घट कहाँ रहता है? भूतल पर। घट के भूतल पर रहता है ना घट। भूतल के रूप पर रहता है क्या? भूतल के स्पर्श पर रहता है क्या? नहीं।
और भूतल वृत्ति जो रूप स्पर्शादि गुण है, तीन में घटाभाव है। लगेगा भूतलत्व में और भूतल के रूपादि गुणन से घट का संयोग कभी भी होवे नहीं। भूतलत्व में और भूतल के रूपादि गुण, इनके साथ घट का संयोग नहीं। घट का संयोग भूतल के साथ हो सकता है, भूतलत्व के साथ नहीं, क्योंकि दो द्रव्यों का संयोग होता है। घट भी द्रव्य है, भूतल भी द्रव्य है, दोनों का संयोग होगा। किंतु भूतलत्व जाति है, घट द्रव्य है, दोनों का संयोग कभी भी नहीं होगा। और भूतल के जो रूप स्पर्शादि गुण, वे गुण है, और घट द्रव्य है, दोनों का संयोग नहीं होता है। अतः संयोग संबंध से भूतलत्व पर घट का अभाव है। संयोग संबंध से भूतल के जो रूप स्पर्शादि गुण, उसमें संयोग संबंध से घट का क्या है? अभाव है। बात समझ में आ रही? पंक्ति देखो, तीन में घटाभाव है भूतलत्व में और भूतल के रूपादि गुणन से, लग गया गुणों के साथ, घट का संयोग कभी भी होवे नहीं। काहे थे? क्यों भाई? दो द्रव्य का द्रव्यन का संयोग होवे है। संयोग किनका होता है? दो द्रव्यों का। घट तो द्रव्य है, भूतलत्व द्रव्य नहीं, किंतु जाति है। तासे घट का संयोग संभव है नहीं। और भूतल के रूप स्पर्शादि भी द्रव्य नहीं, वो तो गुण है। रूप स्पर्शादि द्रव्य नहीं किंतु गुण है, तीन में भी घट का संयोग संभव है नहीं। और जा में जा का संयोग संबंध नहीं होवे तो तिस में तिस पदार्थ का संयोग संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव होवे। सीधी बात घटाइए। और जा में भूतलत्व में जा का घट का संयोग संबंध नहीं होवे तो तिस में भूतलत्व में तिस पदार्थ का घट पदार्थ का संयोग संबंध अवच्छिन्न क्या है? पुनः घटाइए। और जा में भूतल के रूप स्पर्शादि गुण में संयोग नहीं, जा का घट का संयोग संबंध नहीं। भूतल का जो रूप है उसके साथ घट का संयोग संबंध है क्या? नहीं होवे तो तिस में रूप स्पर्शादि में, भूतल के रूप स्पर्शादि में तिस पदार्थ का घट पदार्थ का संयोग संबंध अवच्छिन्न क्या है? अत्यंत अभाव हो गए। इस रीति से लग गया पंक्ति। इस रीति से भूतल में संयोग संबंध से घट होते भी, भूतल पर संयोग संबंध से बैठा है कौन? घट होते भी भूतलत्व में और भूतल के गुणन में संयोग संबंध से घट नहीं है ना। घट नहीं होने से संयोग संबंध अवच्छिन्न क्या है? घटात्यंत। वहां पर दोनों चीजें है, अधिष्ठान भूतल है, आरोपित घटाभाव, दोनों के साथ इंद्रिय का संबंध है। इतनी बात लगी है कि नहीं? और जहां पर अधिष्ठान और आरोप्य दोनों के साथ इंद्रियों का संबंध होता है, वहां पर मानी जाती है क्या? अन्यथा। ठीक है। हाँ, तहा अधिष्ठान भूतल है, मिल गया पंक्ति। और आरोप्य घटात्यंत अभाव है, बराबर। ताका भूतल से, ताका घटात्यंत अभाव। कहाँ है घटात्यंत अभाव? भूतलत्व पर, बराबर है कि नहीं? भूतलत्व पर कौन है? घट का अत्यंत अभाव। उस घटात्यंत अभाव का भूतल के साथ कौन संबंध? नहीं, संबंध दे रहे। ताका भूतल से स्वाधिकरण समवाय संबंध है। स्वाधिकरण समवाय, स्व घटात्यंत अभाव, स्वाधिकरण घटात्यंत अभाव का अधिकरण कौन? भूतलत्व। और भूतलत्व का समवाय संबंध भूतल के साथ। अतः भूतल के साथ घटात्यंत अभाव का संबंध कौन है? वहां पर स्वाधिकरण समवाय, बराबर वही दिया। ताका भूतल से स्वाधिकरण समवाय संबंध है, लग गया। घटा रहे उसको, स्व कहिए घटात्यंत अभाव, स्व मतलब घटात्यंत। ताका अधिकरण भूतलत्व और भूतल के रूपादि गुण दोनों है, अभाव का अधिकरण। ताका अधिकरण भूतलत्व और भूतल के रूपादि गुण, तिनका भूतलत्व का और भूतल के रूपादि गुणन का समवाय भूतल में है।
लग गया। और अब इधर से संबंध दिखाया अभाव का भूतल के साथ। अब भूतल का अभाव के साथ संबंध बताना है, बराबर। पंक्ति देखिए, और भूतल का घटात्यंत अभाव से, भूतल का संबंध किसके साथ? घटात्यंत अभाव के साथ। और भूतल का घटात्यंत अभाव से स्वसमवेत वृत्तित्व संबंध है। स्वसमवेत वृत्तित्व, स्व भूतल, उसमें समवेत समवाय संबंध से रहने वाला भूतलत्व और भूतल के रूपाधिक गुण, और उसमें वृत्तित्व रहने वाला कौन? घटात्यंत अभाव, बराबर है कि नहीं? तो स्व समवेत वृत्तित्व संबंध है। कैसे? स्व कहिए भूतल, घटा दिया, स्व भूतल, तामे समवेत कहिए समवाय संबंध से रहने वाले कौन? भूतलत्व और गुण। तिनमें भूतलत्व में और रूप स्पर्शादि गुण में वृत्तित्व कहिए आधेयता, अत्यंत अभाव की है। अत्यंत अभाव आधेय है, वृत्ति है, रहने वाला है कि नहीं? वृत्तित्व बोलिए, आधेयता बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है। वृत्तित्व कहिए आधेयता अत्यंत अभाव की है, लग गया। इस रीति से आरोप्य अधिष्ठान के परस्पर संबंध होने ते सन्निधान है कि नहीं? इस रीति से आरोप्य और अधिष्ठान दोनों परस्पर कैसे हुए? संबंधी हुए। अतः दोनों का क्या है? सन्निधान है। नियम क्या बनाया था? जहां पर अधिष्ठान और आरोप्य दोनों का सन्निधान होता है वहां पर अन्यथा ख्याति मानी जाती है। इस रीति से आरोप्य अधिष्ठान के परस्पर संबंध होने ते सन्निधान है, लग गया। याते भूतलत्व वृत्ति, लग गया ना? याते भूतलत्व वृत्ति, भूतलत्व मतलब भूतलत्व पर रहने वाला, और रूप स्पर्शादि वृत्ति मतलब रूप स्पर्शादि में रहने वाला जो व्यवहारिक घटात्यंत भाव, बराबर। ताकि भूतल में प्रतीति होने दे, है तो भूतलत्व में घटात्यंत भाव प्रतीत हो रहा है भूतल पर, है तो रूप स्पर्शादि गुण में कौन? घटात्यंत भाव, किंतु प्रतीत हो रहा है का? ताकि भूतल में प्रतीति होने दे अभाव का भ्रम अन्यथा ख्याति रूप है। इसलिए अभाव का भ्रम कैसा हुआ यहाँ पर? अन्यथा ख्याति रूप हुआ। प्रातिभाषिक अभाव की उत्पत्ति निष्प्रयोजन है। प्रातिभाषिक अत्यंत अभाव मानने की यहाँ पर जरूरत नहीं। इस रीति से प्रत्यक्ष परोक्ष भेद से अभाव भ्रम दो प्रकार का है। इसलिए अभाव का भ्रम दो प्रकार का, प्रत्यक्ष अभाव भ्रम, परोक्ष अभाव भ्रम। हो गया जी, बस इसका चिंतन कीजिए। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय